नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी अंतरिक्ष विज्ञान की। देखो, अंतरिक्ष विज्ञान की मैं थ्योरेटिकल पार्ट क्लास बना चुका हूं, जो 12 क्लास हो चुकी थी। इसमें और थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने आगे बढ़ाया है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान का वही थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन उसमें कुछ हटके रहेगा, कुछ अलग टॉपिकों का मैंने समावेश किया है। तो अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक, अब यहाँ देखो, अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन करता है। तो देखो, ये अंतरिक्ष विज्ञान का ये टॉपिक है, एमपीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। अंतरिक्ष विज्ञान 2020 को ये एमपीटेट में ये अपना टॉपिक नया जुड़ा हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये क्लास। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अंतरिक्ष विज्ञान से पहले ये देख लेते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, देखो, अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करता है। अंतरिक्ष विज्ञान क्या है? अंतरिक्ष, देखो, अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन करता है। अंतरिक्ष विज्ञान क्या है? एक व्यापक शब्द है जो क्या है, ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन करता है। ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखो, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपना अगला पॉइंट है, देखो, अगला पॉइंट है सामान्य तौर पर। देखो, सामान्य तौर पर, तो देखो, तथा सामान्य तौर पर इसका अर्थ है पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के वातावरण के बाहर भी है। क्या इसका अर्थ है? तथा सामान्य तौर पर इसका अर्थ है पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के वातावरण से बाहर भी है। अब इस पॉइंट को देखो, मूलतः इन सभी क्षेत्रों को खगोल विज्ञान का हिस्सा माना गया था। मूलतः इन सभी क्षेत्रों को खगोल विज्ञान का हिस्सा माना गया था। हालांकि हाल के वर्षों में खगोल के कुछ क्षेत्रों, जैसे कि खगोल भौतिकी का इतना विस्तार हुआ है कि अब इन्हें अपनी तरह का एक अलग क्षेत्र माना जाता है। तो देखो, उसको अपन ध्यान से समझते हैं कि मूलतः इन सभी क्षेत्रों को खगोल विज्ञान का हिस्सा माना गया था। हालांकि हाल के वर्षों में खगोल के कुछ क्षेत्रों, जैसे खगोल भौतिकी का इतना विस्तार हुआ कि अब इन्हें अपनी तरह का एक अलग क्षेत्र माना जाता है। कुल मिलाकर, अब देखो, इस पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुल मिलाकर 8 श्रेणियाँ हैं। क्या है? कुल मिलाकर 8 श्रेणियाँ हैं, इनका वर्णन अलग से किया गया है। देखो, कुल मिलाकर 8 श्रेणियाँ हैं जिनका वर्णन अलग से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिनका वर्णन अलग से किया जा सकता है। खगोल भौतिकी, गैलेक्सी विज्ञान तथा तारकी विज्ञान, पृथ्वी से असंबंधित ग्रह विज्ञान, अन्य ग्रहों का जीव विज्ञान, एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष अपनिवेशीकरण और अंतरिक्ष रक्षा। तो कुल मिलाकर 8 श्रेणियाँ हैं जिनका वर्णन अलग से किया जा सकता है। खगोल भौतिकी, गैलेक्सी विज्ञान, तारकी विज्ञान और पृथ्वी के असंबंधित ग्रह विज्ञान और अन्य ग्रहों का जीव विज्ञान, एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्ष अनौपनिवेशीकरण और अंतरिक्ष रक्षा। अब देखो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और डेवी दशमलव प्रणाली में एक वर्णनात्मक खगोल विज्ञान नामक प्रमुख वर्गीकरण है, जिनका प्रयोग वे अपने विशाल भूगोल के संग्रहों के वर्णनात्मक कामों के स्थान पर करते हैं।
अब देखो, अंतरिक्ष विज्ञान को अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष की खोज के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञान को अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष की खोज के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। क्या देखा नहीं जाना चाहिए? कि अंतरिक्ष विज्ञान को अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष की खोज के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब देखो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भाग 1 को देखते हैं अपन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भाग 1 क्या कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब चालू हुआ? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ, फिर उसमें सन दे दिए जाएंगे 1961, 1963, 1965, 1962, तो अपन को याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। देखो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ और 1969 में क्या हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? बेंगलोर। वर्तमान में बेंगलुरु बोलते हैं इसको। वर्तमान में बेंगलुरु में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग के तेजी से विकास के उद्देश्य से स्थापित किया गया। अब 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। 1972 में क्या की गई थी? 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। देखो, 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई और 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। इस तरह अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इस तरह क्या हुआ? भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। पिछले 4.5 दशकों में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक सुसंगत आत्मनिर्भर कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावशाली प्रगति की है। अब देखो, इसका इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास क्या है भारत के? देखो, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान 1920 के दशक में दिखाई देता है। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान 1920 के दशक में दिखाई देता है, जब वैज्ञानिक एस के मित्रा ने कलकत्ता में ग्राउंड आधारित रेडियो विधियों का अनुप्रयोग द्वारा आयनोस्फीयर की ध्वनि के लिए कई प्रयोग किए। बाद में भारतीय वैज्ञानिक जैसे सीवी रमन और मेघनाथ साहा ने अंतरिक्ष विज्ञान में लागू वैज्ञानिक सिद्धांतों में योगदान दिया। हालांकि यह 1945 के बाद की अवधि थी जिसमें भारत में समन्वित अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण विकास किए गए थे। भारत के 2 महानायक कौन कौन से? भारत में संगठित अंतरिक्ष अनुसंधान को 2 वैज्ञानिकों द्वारा प्रेरित किया गया था। विक्रम साराभाई। भारत में संगठित अंतरिक्ष अनुसंधान को 2 वैज्ञानिकों द्वारा प्रेरित किया गया था। विक्रम साराभाई अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक, और होमी भाभा जिन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। देखो, भारत में संगठित अंतरिक्ष अनुसंधान को 2 वैज्ञानिकों द्वारा प्रेरित किया गया था। विक्रम साराभाई अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक थे, और होमी भाभा जिन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रारंभिक प्रयोगों में ब्रह्मांडी के अध्ययन शामिल थे। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रारंभिक प्रयोगों में ब्रह्मांडी का अध्ययन शामिल था। अब 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भाभा के सचिव के रूप में की गई थी। विभाग ने पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध कराया। अब देखो, 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला हिमालय की तलहटी में स्थापित की गई थी। रंगपुर वेधशाला 1957 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित की गई थी। अब देखो कार्यक्रम। अंतरिक्ष अनुसंधान को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया और बाकी दुनिया के लिए एक अंतरिक्ष लॉन्च करने के लिए संभावनाओं को खोजा।
अब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPR की स्थापना 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 प्रोफेसर विक्रम साराभाई अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद में की गई थी। तो देखो ये सैटेलाइट का जो फिगर दिख रहा है, अब उद्देश्य क्या थे? स्थापना के बाद से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया और इसमें संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रमों जैसे तीन अलग तत्व थे। प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंधन सहायता की निगरानी और प्रबंधन के लिए दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं और भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS के लिए 2 प्रमुख परिचालन प्रणालियों को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट स्थापित किया गया है। उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत ने भू राजनीतिक और आर्थिक विचारों के कारण अपना स्वयं का लॉन्च वाहन कार्यक्रम शुरू किया और 1960 से 1970 के दशक में देश ने एक साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम विकसित किया और 1980 के दशक तक अनुसंधान ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड और अधिक उन्नत संवर्धित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV को परिचालन सहायक बुनियादी ढांचे के साथ पूरा किया। अब इसरो ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप PSLV और GSLV प्रौद्योगिकियों का निर्माण हुआ। अब उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? देखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आमतौर पर SLV या SLV-3 के नाम से जाना जाता है, एक 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट लाइट लॉन्चर था। यह 500 किलोमीटर 310 मील की ऊंचाई तक पहुंचने और 40 किलोग्राम यानी 88 पॉइंट को पोलॉट ले जाने का इरादा था। सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे आमतौर पर इसे संक्षिप्त नाम ASLV द्वारा जाना जाता है, एक 150 किलोग्राम 330 पाउंड उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में रखने की क्षमता वाला 5 चरण वाला प्रणोदक रॉकेट था। अब देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इसरो द्वारा विकसित एक खर्चीला लॉन्च सिस्टम है जो भारत को अपने भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह की सूची एक समकालिक कक्षाओं को लॉन्च करने की अनुमति देता है। उपग्रह प्रक्षेपण यान भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV भारत को अपने इनसैट-T प्रकार के उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपित करने और भारत को विदेशी रॉकेटों पर काम निर्भर बनाने के लिए सक्षम करने के लिए विकसित एक व्यय योग्य प्रक्षेपण प्रणाली है। अब देखो, वाहन भारत द्वारा बनाया गया है, मूल रूप से रूस से खरीदे गए क्रायोजेनिक इंजन के साथ, जबकि इसरो ने अपना क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया। GSLV MKI का पहला संस्करण रूसी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग करके 2004 में चालू हुआ। 2001 में असफल पहले प्रक्षेपण के बाद 2003 में दूसरा सफल विकास लॉन्च किया। GSLV MK2 को भारतीय निर्मित क्रायोजेनिक इंजन के साथ लॉन्च करने का पहला प्रयास। भू स्थिर और ध्रुवीय, देखो ये पोलर ऑर्बिट रहती है, लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट रहती है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहती है ये। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास भाग 2 इनसैट श्रृंखला। इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम भारत के दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा शुरू किया गया एक बहुउद्देशीय भू-स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है। अब देखो, 1983 में कमीशन किया गया इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है। और यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग और भारत और मौसम विज्ञान विभाग, ऑल इंडिया रेडियो दूरसंचार संयुक्त उपकरण है।
तो अपनी आज यहीं तक क्लास ख़त्म करते हैं। ISRS के आगे पढ़ेंगे अपन इसको थोड़े से, और समरी जो मैंने क्लास ली उसकी थोड़ी सी मैं समरी पढ़ रहे हैं अपन। मेन पॉइंटों का समावेश किया है जिसमें मैंने अपने उसको थ्योरेटिकल में पढ़ाया था, उसका इसमें आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो आप आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।